जय श्री राम बच्चों। जय श्री राम। क्लास 11 केमिस्ट्री चैप्टर 2 स्ट्रक्चर ऑफ एटम। लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था बच्चों? लास्ट क्लास में मैंने तुम्हें हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल पढ़ाया था और कुछ न्यूमेरिकल्स कराए थे मैटर वेव्स, डी ब्रॉय वेवलेंथ पे और हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल पे। याद है कि भूल गए? आज हम लोग उससे आगे पढ़ने जा रहे हैं कि जो बोहर का मॉडल था वो आखिर फेल हुआ क्यों। उसके ड्रॉबैक्स हमने पढ़ लिए थे बोहर के मॉडल के, और उसके पीछे भी कुछ रीजन थे। आज हम वो पढ़ेंगे और आज क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एन एटम की तरफ चलेंगे। करें शुरू। व्हाट आर द रीजंस बिहाइंड द फेलियर ऑफ बोहर्स मॉडल ऑफ एन एटम? बोहर्स मॉडल ऑफ एन एटम। पहला रीजन जरा सोच के बताओ। बोहर ने डुअल नेचर ऑफ मैटर को कंसिडर नहीं करा। हाँ या ना? यानी जो वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो उसने कंसिडर नहीं करा। यानी ही डिड नॉट कंसिडर द वेव नेचर ऑफ पार्टिकल। नंबर 2, बोहर ने ये बोला था कि जो इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ रिवॉल्व कर रहा है बच्चों? एक फिक्स्ड ऑर्बिट में, और उस फिक्स ऑर्बिट को उसने बहुत सारे नाम दिए थे। स्टेशनरी ऑर्बिट, फिक्स एनर्जी लेवल, और भी बहुत सारे नाम दिए थे। डिस्क्रीट ऑर्बिट, हाँ या ना? और जब इलेक्ट्रॉन उस ऑर्बिट में घूम रहा होगा तो वो कोई एनर्जी रेडिएट और एब्जॉर्ब नहीं करेगा। याद है ना? तो भैया फिक्स ऑर्बिट का मतलब क्या है? फिक्स ऑर्बिट तो तभी कहलाएगा ना जब इलेक्ट्रॉन की एग्जैक्ट पोजीशन और इलेक्ट्रॉन की एग्जैक्ट वेलोसिटी पता होगी। तो जब ये दोनों ही आपको नहीं पता तो फिर आप फिक्स ऑर्बिट कैसे बनाओगे? मेरी बात समझ में आ गई? मतलब according to Bohr's postulates, electron revolve in a fixed orbit. Fixed orbit means velocity and position of electron is known, परंतु हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग हम कभी भी इलेक्ट्रॉन की पोजीशन और वेलोसिटी साइमल्टेनियसली करेक्ट नहीं बता सकते। तो जब नहीं बता सकते तो पाथ भी डिफाइन नहीं हो सकता। समझ में आ गया? बट अकॉर्डिंग टू Heisenberg uncertainty principle, exact position and velocity cannot found accurately and simultaneously. ये बात समझ में आ गई? ये एक कारण रहा बोहर के ड्रॉबैक का। इसका मतलब ये हुआ कि बोहर ने न सिर्फ डुअल नेचर ऑफ मैटर को इग्नोर किया बल्कि हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को भी के अकॉर्डिंग भी वो नहीं चला। समझ में आ गया? यानी कि बोहर नॉट ओनली ignore dual behavior of matter but his model of an atom is also not in accordance with
हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, और इसी वजह से इसका जो ड्रॉबैक था वो फेल हो गया। समझ में आ गया? चले आगे, कोई दिक्कत? इसको नोट डाउन कर लेना कॉपी में। तो जब बोहर का मॉडल फेल हो गया, उसके बाद हमारे पास आया क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एन एटम। तो अभी जो हम एटम स्टडी कर रहे हैं, जो मान के चल रहे हैं, वो कौन सा वाला है? क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एन एटम। तो ये हमें हाइजेनबर्ग और इरविन स्क्रॉडिंगर की मदद से मिला करके उन्होंने थ्योरी बनाई, पूरा थ्योरेटिकल है, और वो जो मॉडल अभी इन्होंने कंसिडर कर रखा है वो चल रहा है, वही हम लोग अभी स्टडी कर रहे हैं। और 100% सही ये भी नहीं है, अभी इसमें भी कुछ कमियां हैं जो अभी सुधारना बाकी रह गया है। समझ में आया? लेकिन अभी जो चल रहा है लेटेस्ट वो यही है। तो अब आ गया हमारे पास क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एन एटम। समझ में आया? क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एन एटम के अंदर हमने दोनों चीजें कंसिडर की हुई है, यानी वेव नेचर ऑफ एटम, वेव नेचर ऑफ एटम, और दूसरा इसको हम लोग क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर पढ़ते हैं, क्वांटम मैकेनिक्स। क्वांटम मैकेनिक्स मतलब फिजिक्स की ये वो ब्रांच है जिसमें हम लोग जितने भी पार्टिकल हैं, क्योंकि देखो एटम के अंदर अगर जाओगे तो सारे सब एटॉमिक पार्टिकल मिलेंगे, तो सभी को हम लोग क्या मान के चल रहे हैं कि वो सभी डुअल नेचर शो कर रहे होंगे, यानी वो पार्टिकल भी हैं और वेव भी हैं, यानी कि इट इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स in which we deals with the dual nature of matter, dual nature of particles। और कौन से पार्टिकल्स की बात हो रही है बच्चों? सब एटॉमिक पार्टिकल्स। और वो भी देखो बच्चों, जो पार्टिकल मोशन में होगा उसी का तो डुअल नेचर कंसीडर करोगे, जो रेस्ट पर है उसको तो करोगे नहीं। तो न्यूक्लियस के अंदर जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है वो तो रेस्ट पे है, तो मेनली यहाँ पर सब एटॉमिक पार्टिकल में भी अगर देखा जाए तो किसकी बात हो रही है? इलेक्ट्रॉन की। ये बात समझ में आ गई? तो क्वांटम मैकेनिकल मॉडल में ये बात याद रखना, ये पूरी की पूरी थ्योरेटिकल साइंस है जिसमें हम लोग सिर्फ मोशन ऑफ माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल स्टडी करते हैं। इट इज a theoretical science in which we study the motion of microscopic subatomic particles। तो ये थ्योरी बच्चों हमें दी किसने? ये थ्योरी हमें इन 1926 and 27 this theory is given by Heisenberg and Erwin Schrödinger। समझ में आ गया? और इन्होंने एक स्क्रॉडिंगर इक्वेशन भी दी, स्क्रॉडिंगर इक्वेशन। इक्वेशन क्या है? H हैमिल्टोनियन इज इक्वल टू E हैमिल्टोनियन। समझ में आया? अब यहाँ पर ये बात देखो, इसके अंदर ना बहुत डीप में हमको जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब तुम लोग हायर स्टडीज में जाओगे, देखो जब तुम लोग कॉलेज में जाओगे ना, बीएससी बीटेक जो भी करोगे, तो आप वहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा कि फिजिक्स में जाना है। जैसे बीएससी आप कर रहे हो तो फिजिक्स ऑनर्स है, केमिस्ट्री ऑनर्स है, बायो ऑनर्स है, जो भी इंग्लिश ऑनर्स है। तो अगर आप फिजिक्स में भी जाते हो तो खाली वहाँ पर आपको सिर्फ फिजिक्स ही फिजिक्स के सब्जेक्ट्स पढ़ने होंगे। अब फिजिक्स में भी आपको कौन सी ब्रांच में जाना है वो आपको देखना पड़ेगा, उसके बाद फिर आगे एमएससी करोगे उसी चीज़ से। समझ में आ रहा है? तो अगर आप इस ब्रांच में अगर गए
तब आपको ये डिटेल में क्वांटम फिजिक्स के अंदर आपको पढ़ने को मिलेगा। अभी इसके बारे में बहुत डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर H के बारे में जान लो, ये एक मैथमेटिकल ऑपरेटर है, मैथमेटिकल ऑपरेटर, जिसको बोलते हैं हैमिल्टोनियन, हैमिल्टोनियन ऑपरेटर। समझ में आ गया। और ये जो साई का साइन है इसको बोलते हैं PSI, ग्रीक लेटर है, इसको हम प्रोनाउंस कैसे करते हैं, साई। तो साई क्या करता है ये हमें बताता है प्रोबेबिलिटी टू फाइंड एन इलेक्ट्रॉन, प्रोबेबिलिटी टू फाइंड एन इलेक्ट्रॉन इन स्पेस। समझ में आ गया। अब इस इक्वेशन के ऊपर ना कोई न्यूमेरिकल आने वाला है, ना तुम्हारे पास कुछ पूछने वाला है कोई। इसमें बस ये है कि आपको याद रखना है H हैमिल्टोनियन है ऑपरेटर, और साई क्या है, इलेक्ट्रॉन को फाइंड करने की प्रोबेबिलिटी। समझ में आ गया। और इससे थोड़ा अंदाजा लगाओ बच्चों, जैसे मान लो ये न्यूक्लियस है, ये मान लो न्यूक्लियस है, तो अब मुझे ये बताओ इलेक्ट्रॉन इसके अराउंड कहां पर है। अगर आप अभी तक ये सोच रहे हो कि फिक्स ऑर्बिट में घूम रहा है, तो ऑर्बिट तो तभी माना जाएगा ना जब उसका कोई फिक्स वेलोसिटी होगी, या फिर उसका कोई उसके पोजीशन हमको पता होगी। तो ना हमको पोजीशन पता है, ना हमको वेलोसिटी पता है। तो ना तो हमें कोई फिक्स वेलोसिटी पता है इलेक्ट्रॉन की, ना पोजीशन पता है। तो इसका मतलब हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के हिसाब से चले तो ऑर्बिट नाम की कोई चीज एग्जिस्ट नहीं करती। अगर आप ये सोच रहे हो कि अगर इलेक्ट्रॉन अभी यहाँ पर है तो थोड़ी देर बाद यहाँ पहुंच जाएगा, तो अगर आपको लोकेशन पता है तो वेलोसिटी नहीं पता, और अगर आपने वेलोसिटी बता दी तो पोजीशन नहीं पता। मतलब आप सोच रहे हो कि वो पाथ पे चल रहा है, ऐसा नहीं है, वो कहीं भी हो सकता है। समझ में आ गया। और तो और ये तो मैंने एक जो पिक्चर बनाई है बोर्ड के प्लेन पे, ये इस प्लेन से ऊपर हवा में भी तो हो सकता है, बोर्ड के अंदर भी जा सकता है। तो एक 3D स्पेस है, उस स्पेस के अंदर इलेक्ट्रॉन कहीं भी हो सकता है। कुछ समझ में आया। तो एग्जैक्टली इलेक्ट्रॉन कहाँ है ये बता दिया अगर आपने, तो इसका मतलब हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल फेल हो जाएगा। तो हमें पता ही नहीं है इलेक्ट्रॉन कहाँ पर है। हम बस ये बोल सकते हैं कि एक रीजन है, एक स्पेस है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन के होने की संभावना सबसे ज्यादा है, और उसको क्या बोलेंगे हम, ऑर्बिटल। क्या बोलते हैं उसको, यानी ऑर्बिट का कॉन्सेप्ट खत्म। अब आ गया ऑर्बिटल। ऑर्बिट का कॉन्सेप्ट क्यों खत्म हो गया, समझ में आ गया ना, क्योंकि वो हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग नहीं है। इसका कॉन्सेप्ट इसलिए खत्म हो गया क्योंकि इलेक्ट्रॉन का फिक्स ऑर्बिट का मतलब ही यही है कि भाई वहां पे हमें दोनों चीजें एग्जैक्टली पता है, तो हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल हम नहीं लगा रहे। तो अब क्वांटम मैकेनिकल मॉडल के अंदर हम डुअल नेचर ऑफ मैटर कंसीडर कर रहे हैं, मतलब हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल और डुअल नेचर ऑफ मैटर दोनों कंसीडर कर रहे हैं। तो इलेक्ट्रॉन एक 3D स्पेस के अंदर कहीं भी हो सकता है। तो समझ में आया। उसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, ऑर्बिटल। तो यहां से एक नया कॉन्सेप्ट तुम्हारा स्टार्ट हो जाएगा ऑर्बिटल का। व्हाट इज ऑर्बिटल। पहले मैं तुम्हें ऑर्बिटल के बारे में बता देता हूँ। देखो ऑर्बिटल के बारे में ज्यादा बेहतर तरीके से समझना है ना अगर, तो उसके लिए तुम्हें ऑर्बिट और ऑर्बिटल के बीच का डिफरेंस टेबल समझना होगा। लेकिन अभी शॉर्ट में मैं तुम्हें ऑर्बिटल बता देता हूँ। ऑर्बिटल क्या है, ऑर्बिटल is a 3D या 3-dimensional space around the nucleus in an atom in which probability to find an electron is maximum। कुछ समझ में आया। ऑर्बिट तो वो जगह है जहां पे इलेक्ट्रॉन होगा ही होगा पक्का, बोहर के मॉडल के अकॉर्डिंग। ऑर्बिटल न्यूक्लियस के अराउंड एक ऐसा स्पेस है जहां पे इलेक्ट्रॉन के होने की संभावना सबसे ज्यादा है। देखो अब हम ये नहीं बोल सकते कि न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन घूम रहा है या यहाँ पर है वहां पर है, नहीं बोल सकते। उसकी पोजीशन आप बता ही नहीं सकते। तो आप एक ऐसे सेंटेंस का इस्तेमाल करो जिसमें ये भी होना चाहिए कि इलेक्ट्रॉन है भी, और जिसमें ये भी होना चाहिए कि इलेक्ट्रॉन वहां पर नहीं है जहां पर आप कहना चाह रहे हो। कुछ समझ में आया। तो आप क्या बोलोगे, तब आप यही बोलोगे लास्ट में कि देखो न्यूक्लियस के ही अराउंड है, ये बात श्योर है।
ये फैक्ट है, लेकिन कहां पर है वो हमें नहीं पता। कहां पर है वो हमें नहीं पता। समझ में आ गया? तो हम ये तो बोलेंगे कि न्यूक्लियस के अराउंड एक ऐसा स्पेस जहां पे इलेक्ट्रॉन के होने की संभावना सबसे ज्यादा है। ये बोलना ज्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि इसमें ये भी पता लग गया कि इलेक्ट्रॉन है भी, और हाइजेनबर्ग के अकॉर्डिंग हम उसकी पोजीशन भी नहीं बता रहे। समझ में आ गया? बात समझ में आ गई? तो अब चलते हैं आगे। तो ऑर्बिटल के बारे में ज्यादा बेहतर तरीके से समझने के लिए हम लोग ऑर्बिट और ऑर्बिटल का डिफरेंस टेबल बनाते हैं। ऑर्बिटल एंड ऑर्बिट। चलो भाई बताओ, ऑर्बिटल अभी अभी हमने क्या डिफाइन किया था? इट इज अ स्पेस अराउंड द न्यूक्लियस in an atom in which it is a space around the nucleus in an atom in which there is maximum probability to find an electron। समझ में आ गया? अभी हमने ये डेफिनेशन लिखी थी, न्यूक्लियस के अराउंड एक ऐसा स्पेस जिसमें इलेक्ट्रॉन के होने की संभावना सबसे ज्यादा है। जबकि ऑर्बिट हमने कैसे डिफाइन किया था? जबकि ऑर्बिट की डेफिनेशन क्या थी? इट इज ए वेल डिफाइंड पाथ around the nucleus in which electron is revolving। समझ में आ गया? ये तो प्रॉपर पूरा एक सर्कुलर पाथ था जिसमें इलेक्ट्रॉन घूम ही रहा है, तो ये तो इनकी डेफिनेशन हो गई। दूसरी चीज बच्चों, जो ऑर्बिट है क्या वो एक 2D प्लेनर स्पेस नहीं है? मतलब अगर हम देखें कि न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन घूम रहा है तो ये तो 2 डायमेंशनल फिगर हुआ ना, एक सर्कुलर पाथ पे घूमना। सर्कुलर पाथ प्लेनर मोशन ही तो है, यानी कि इट रिप्रेजेंट्स प्लेनर मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्योंकि सर्कुलर पाथ है, प्लेनर मोशन ही है, एक प्लेन पे ही तो सर्कल आएगा ना। और ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? इट रिप्रेजेंट्स 3-dimensional मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। मतलब ऐसे समझ लो कि अगर हम ऑर्बिट के अकॉर्डिंग चले तो ये अगर न्यूक्लियस है तो इलेक्ट्रॉन इसके अराउंड एक सर्कुलर पाथ पे घूम रहा है, तो सर्कुलर पाथ एक प्लेन पे ही तो आ रहा है, तो 2 डायमेंशनल हो गया। जबकि ऑर्बिटल की अगर बात करें तो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड कहां पे हो सकता है? गोल, ऊपर, नीचे, इधर 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 इधर, कहीं भी हो सकता है। तो पूरा 3D स्पेस बन गया ना। इतनी बात समझ में आ गई? क्या ये इलेक्ट्रॉन का कोई डेफिनेट पाथ बता रहा है? ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन कहीं भी हो सकता है, तो ये हमें इलेक्ट्रॉन का कोई डेफिनेट पाथ नहीं बता रहा, यानी इट डज नॉट स्पेसिफाई द डेफिनेट पाथ ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन एटम, सॉरी मैंने हाँ सही है, इन एन एटम which is due to its accordance with Heisenberg uncertainty principle। It does not specify the definite path of electron in an atom, क्योंकि ये हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग चल रहा है। ऑर्बिटल हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग बनाया गया है, या सोचा गया है, विचारा गया है।
जबकि यहां पर अगर हम देखें तो यहां पे हमें इलेक्ट्रॉन का एक फिक्स पाथ देखने को मिलता है, यानी इट स्पेसिफाई द फिक्स्ड पाथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन बिकॉज it is not in accordance with Heisenberg uncertainty principle. Uncertainty principle समझ में आ गया बच्चों? इसमें एक बात याद रखना, जितने भी ऑर्बिट होते हैं, ऑर्बिट की सबकी शेप कैसी है? सर्कुलर। मतलब जितने भी ऑर्बिट है के एल एम एन, जितने भी शेल थे, सबकी शेप कैसी थी? सेम, यानी सर्कुलर। यानी कि शेप ऑफ ऑल ऑर्बिट्स इज सेम विच इज सर्कुलर। जबकि ऑर्बिटल की अगर बात की जाए तो सभी ऑर्बिटल्स की शेप सेम नहीं होती। डिफरेंट ऑर्बिटल्स have different shapes। और क्या क्या होती है बच्चों? स्फेरिकल, डम्बेल शेप या डबल डम्बेल एक्सेट्रा। इसके बारे में ना देखो, ये जो इसकी ऑर्बिटल की शेप्स हैं, इसके बारे में हम बाद में डिटेल में पढ़ेंगे, अभी नहीं। बस इतना समझ लो, सबकी शेप अलग अलग होती है। बच्चों इसमें कितने इलेक्ट्रॉन कौन से ऑर्बिट में आएंगे, क्या ये हमको पता है? हाँ पता तो है। अरे भूल गए क्या? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ईच ऑर्बिट इज given by 2n square। भूल गए क्या? अरे मान लो बच्चों के शेल है, तो के शेल में n की वैल्यू 1 है, हाँ या ना? तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैसे निकालोगे? 2n स्क्वायर का फॉर्मूला, यानी 2 into 1 स्क्वायर, तो 2 आ गया। तो के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं, 9th में तो पढ़ा है। अच्छा एल शेल हो गया तो n की वैल्यू 2 आ जाएगी, तो इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे? 2n स्क्वायर, यानी 2 into 2 स्क्वायर 8 आ गया। दूसरे शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं? 8। अच्छा m शेल की अगर हम बात करें बच्चों, n की वैल्यू 3 हो जाएगी, तो इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैसे निकालोगे? 2 into 3 स्क्वायर, तो कितना हो गया? 18। तीसरे शेल में 18 इलेक्ट्रॉन आते हैं, और अगर हम n शेल की बात करें तो n की वैल्यू 4 हो जाएगी, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे बच्चों? 2 into 4 स्क्वायर 32। पर ऐसे ही चलता रहता है। इसके बाद और भी शेल होते हैं, 4 ही नहीं होते हैं, और भी होते हैं। वो अलग बात है कि 4 शेल के अंदर हमारा पूरा पीरियोडिक टेबल कवर हो जाता है। पीरियोडिक टेबल में जितने भी एलिमेंट्स हैं, उन सबकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यहाँ तक सीमित है, इसके अंदर सारे इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं। लेकिन इसके आगे और शेल बनाना चाहो बन जाएंगे। समझ में आ गया? हर ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, क्या आपको ये पता है? हाँ ये रहा, समझ गए? लेकिन ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? हर ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? तो याद रखना, देयर कैन बी ओनली 2 इलेक्ट्रॉन्स इन वन ऑर्बिटल। एक ऑर्बिटल के अंदर सिर्फ और सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 2 से ज्यादा नहीं आ सकते। समझ में आ गया? ऑर्बिट और ऑर्बिटल में डिफरेंस समझ में आ गया? इसको कॉपी में नोट डाउन कर लेना, याद कर लेना और लिख भी लेना। इसके बाद अब हम पढ़ने वाले हैं बच्चों क्वांटम नंबर्स। क्वांटम नंबर पढ़ने से पहले मेरी एक बात समझ लो बच्चों, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बारे में हम अभी जानना नहीं चाहते। हम जानते हैं ये बात क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों इकट्ठे होकर ऐसे रेस्ट पे रखे हुए हैं, तो उनके बारे में तो कोई दिक्कत ही नहीं है, जानना ही नहीं हमको। जितना एटॉमिक नंबर होगा उतने ही प्रोटॉन होंगे और वो न्यूक्लियस के अंदर है। मेन बात ये आ रही है समझ में, ये समझ में नहीं आ रही है कि इलेक्ट्रॉन कहाँ पर होंगे, किस हाल में होंगे।
कहाँ घूम रहे होंगे, उनका ऑर्बिट हमें पता नहीं है। और अगर हम किसी फिक्स उसकी बात करें कि भाई इस ऑर्बिट में कहीं पर भी हो सकते हैं ऑर्बिटल के अंदर, तो कहाँ पर होंगे इसके बारे में हमें नहीं पता चल पा रहा। तो इलेक्ट्रॉन की पोजीशन, शेप, साइज, ऑर्बिटल, इन सब के बारे में बताने के लिए हमने एक नया कॉन्सेप्ट डेवलप करा है जिसको हम बोलते हैं क्वांटम नंबर्स। क्वांटम नंबर्स। तो बच्चों 4 तरीके के क्वांटम नंबर्स होते हैं और इन चारों क्वांटम नंबर की मदद से हम लोग इलेक्ट्रॉन की सारी दशा का पता लगा लेंगे। समझ में आ गया? इसका मतलब ये हुआ, इट मे बी defined as a set of 4 quantum numbers with the help of which we can identify the size, shape, energy, orientation of path of all the electrons present in an atom। यानी 4 सेट ऑफ क्वांटम नंबर्स होते हैं। अगर मुझे उनके बारे में उनकी समझ हो जाए या उनके बारे में पता चल जाए तो इलेक्ट्रॉन किस ऑर्बिट में है या किस ऑर्बिटल में है, उस ऑर्बिटल की एनर्जी कितनी है, उसकी शेप क्या है, उसका साइज क्या है, उसका ओरिएंटेशन क्या है, इलेक्ट्रॉन से दूरी कितनी है, एंगुलर मोमेंटम कितना है, सब कुछ पता चल जाएगा। समझ में आ गया? तो 4 प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होते हैं। देयर आर 4 क्वांटम नंबर्स। समझ में आ गया? नंबर 1 कौन सा है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जिसको हम डिनोट करते हैं n से। किससे डिनोट करते हैं? स्मॉल n से। नंबर 2 एजीमुथल क्वांटम नंबर। एजीमुथल क्वांटम नंबर जिसको हम डिनोट करते हैं L से। नंबर 3 मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, इसको हम डिनोट करते हैं बच्चों ML से। एंड नंबर 4 स्पिन क्वांटम नंबर। स्पिन क्वांटम नंबर, इसको हम लोग +½ और -½ से डिनोट करते हैं। तो कितने क्वांटम नंबर हो गए बच्चों? 1, 2, 3 और 4। समझ में आ गया? हमें चारों के बारे में एक एक करके डिटेल में पढ़ना है। पहला क्वांटम नंबर है स्मॉल n, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। दूसरा L, एजीमुथल क्वांटम नंबर। नंबर 3 मैग्नेटिक क्वांटम नंबर एंड नंबर 4 स्पिन क्वांटम नंबर। पहले इनके नाम याद कर लो, फिर इसके बारे में एक एक करके चर्चा करते हैं। करें शुरू? तो सबसे पहले हम बात करेंगे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की। तो सबसे पहले हम चर्चा करते हैं नंबर 1 प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। बोहर के मॉडल में जो शेल थे ना KLMN, आप समझ लो ये वही है। बोहर के मॉडल में जो KLMN शेल थे ना, काफी हद तक आप ये समझ सकते हो कि ये वही है। समझ में आ गया? यानी इट डिफाइंस द शेल ऑफ इलेक्ट्रॉन। देखो इलेक्ट्रॉन कहीं तो होगा ना, शेल में होगा, ऑर्बिट में होगा, ऑर्बिटल में होगा, कहीं तो होगा। तो अभी हम सबसे पहले ये मान रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन कहां पर है? किसी शेल में है। समझ में आ गया?
अब वो शेल 2D है 3D है? 2D तो नहीं है, ये बात फैक्ट है, क्योंकि हमने अभी अभी ऑर्बिटल का कॉन्सेप्ट पढ़ा है, तो हम धीरे धीरे ऑर्बिटल की तरफ जा रहे हैं। लेकिन अभी सबसे पहले ये समझ लो इलेक्ट्रॉन किसके अंदर है? शेल के अंदर। तो ये हमें इलेक्ट्रॉन का शेल के बारे में बताता है। इट ऑल्सो टेल्स अस अबाउट द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। हमें इलेक्ट्रॉन की एनर्जी भी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से पता चल जाती है। इट ऑल्सो डिफाइंस द एवरेज रेडियस ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम न्यूक्लियस। यहां रेडियस की जगह काट के डिस्टेंस भी लिख सकते हो। इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस से कितना दूर है, ऑन एन एवरेज हमें आइडिया लग जाता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से। समझ गए? तो बच्चों बताओ, अगर n की वैल्यू 1 है तो इसका मतलब पक्का के शेल की बात हो रही है। n की वैल्यू अगर 2 है तो l शेल, n की वैल्यू 3 है तो m शेल, n की वैल्यू 4 है तो n शेल, n की वैल्यू 5 है तो ओ शेल, और फिर पी शेल, ऐसे ही चलता रहेगा। लेकिन हम लोग सिर्फ कहां तक पढ़ते हैं बच्चों? एन शेल तक, क्योंकि इतने के अंदर पूरे पीरियोडिक टेबल के सारे एलिमेंट आ जाते हैं। तो कुल मिला के बात यह है कि इसको रिप्रेजेंट किससे किया जाता है? इट इज रिप्रेजेंटेड बाय एन। किससे डिनोट करते हैं बच्चों? एन से। समझ में आ रहा है ना? एन की वैल्यू क्या 0 हो सकती है? n can never be 0 और नेगेटिव। इसका मतलब ये हुआ कि n is a natural number। ये एक नेचुरल नंबर ही होगा, और ना ही ये कोई फ्रैक्शन हो सकता है। और फ्रैक्शन डेसिमल ये वैल्यू नहीं हो सकती। n की वैल्यू या तो 1 होगी या 2 या 3 या 4, इनके बीच में कोई वैल्यू डेसिमल या फ्रैक्शन में नहीं होगी। डेसिमल में नहीं होगी, 0 नेगेटिव ये सब कुछ नहीं होगा। समझ में आ गया? अच्छा, 0 क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि 0 का मतलब कोई नंबर ही नहीं है, इलेक्ट्रॉन फिर है कहां पे? समझ में आ गया? चले आगे। तो पहला क्वांटम नंबर कौन सा है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। इसके बारे में इतनी कहानी समझ में आ गई। चलते हैं आगे, इसको नोट डाउन कर लेना कॉपी में। अगला नंबर 2 एजीमुथल क्वांटम नंबर। समझ में आ गया बच्चों? ये जो अभी मैंने शेल बनाए थे इनको मेन शेल बोलते हैं। KLMN शेल्स जो होते हैं वो मेन शेल होते हैं। इन मेन शेल के अंदर भी और छोटे छोटे सब शेल, सब्सिडरी शेल भी आते हैं। मेरी बात समझ में आ गई? जो अभी हमने प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पढ़ा था ना, ये थे मेन शेल। इन मेन शेल के अंदर कौन आता है? सब शेल, सब्सिडरी शेल और फर्दर छोटे छोटे शेल। यानी मेन एनर्जी लेवल, ये जो मेन शेल थे इनकी एनर्जी तो कुछ होगी, इनके अंदर फर्दर और एनर्जी के लेवल्स हैं, और उन्हीं एनर्जी लेवल्स को सब शेल या सब्सिडरी शेल बोला जा रहा है। समझ में आ गया? ये बात समझ में आ गई बच्चों? These are also called angular quantum number। इनको एंगुलर क्वांटम नंबर भी बोलते हैं बच्चों। क्यों? क्योंकि इससे हमें इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम का पता चलता है। समझ गए? अच्छा, they are denoted by L। इनको L से डिनोट करते हैं। मेन शेल, देखो मैं लिख देता हूं, मेन एनर्जी शेल्स या लेवल्स, जिसको हम क्या बोल रहे थे? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बोल रहे थे। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर्स
are further divided into small energy levels called subshells or subsidiary energy levels या shells. समझ में आ गया? These subsidiary energy levels, these subshells are called azimuthal quantum number. Azimuthal quantum numbers. ये बात समझ में आ गई? अब सवाल ये है कि L की वैल्यू कैसे फाइंड करोगे? तो वैल्यू ऑफ L, देखो आज वाली क्लास और अब जो इसके बाद एक और क्लास में लूंगा, ये दो क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर तुमने ये दोनों क्लास मिस कर दी तो आपको क्वांटम मैकेनिकल मॉडल समझ में नहीं आएगा. और एक बात सुन लो, अभी जो चीजें बता रहा हूं ना वो एज इट इज रटने वाली है. अप्लाई कैसे होगा, काम कैसे करेगा, वो आपको तब समझ में आएगा जब इसका अगला लेक्चर भी तुम लोग पढ़ लोगे. समझ गए? और एक बात, जब अगला लेक्चर पढ़ लोगे ना उसके बाद तुम्हें वापस से ये लेक्चर समझना पड़ेगा, क्योंकि ऑर्बिटल और ऑर्बिट का डिफरेंस टेबल मैंने तुम्हें अभी लिख के दिखा दिया, समझा दिया. पर जब तुम पूरा एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ लोगे ना उसके बाद वापस से वो डिफरेंस टेबल पढ़ोगे तब अच्छे से समझ में आएगा कि वो क्या डिफरेंस बोलने की मैं कोशिश कर रहा था. समझ में आ गया? तो जो L की वैल्यू है वो क्या होगी बच्चों? इज फ्रॉम 0 to n-1. L की वैल्यू कहां से शुरू होती है बच्चों और कहां तक चलती है? n-1 तक. समझ में आ गया? अच्छा, L is designated as S, P, B and F subshells. बच्चों अगर इसके अंदर बहुत सारे सबशेल होते हैं तो उनके भी कुछ नाम होते होंगे, तो उनको हमने क्या नाम दिया है? S, P, B, F, G, H, ऐसे ही चलता रहता है. समझ गए? अगर नहीं समझ में आ रहा तो एक काम करता हूं, टेबुलर फॉर्म में समझाता हूं. बच्चों मान लो यहां पर लेते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n. n का मतलब क्या है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर. ये हो गया हमारा n. समझ में आ रहा है? और यहां पर लिख देते हैं एजीमुथल क्वांटम नंबर. एजीमुथल क्वांटम नंबर जिसको हम किससे डिनोट कर रहे हैं बच्चों? L से. इतनी बात समझ में आ गई? और यहां पे मैं लिख देता हूं सब शेल. सब शेल. तो मान लो बच्चों अगर n की वैल्यू बच्चों 0 हो सकती है कभी. प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो अभी हमने इससे पहले पढ़ा था वो तो 1 2 3 4 होता है, तो n की वैल्यू या तो 1 होगी सबसे पहले. अगर n की वैल्यू 1 है तो बच्चों L की वैल्यू जल्दी बता दो क्या होगी? L की वैल्यू 0 से शुरू होकर कहां तक जाएगी बच्चों? n-1 तक. n तो खुद ही 1 है तो 1-1 क्या हो गया? 0. तो इसकी वैल्यू कहां तक सीमित रहेगी बच्चों? 0 तक. समझ में आ गया? समझ में आ गया? L की वैल्यू 0 का मतलब है उस सबशेल का नाम है s ऑर्बिटल. क्या नाम है इसका? s ऑर्बिटल. रट लो, समझ लो, अभी ये बात दिमाग में फिट कर लो. बच्चों अगर n की वैल्यू 2 हो गई तो 2 हो गई तो L की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0 and 1, क्योंकि 0 से लेके n-1 तक जाना है. तो n की वैल्यू 2 है, 2-1 1 होता है, तो 0 and 1. अगर L की वैल्यू 0 है तो इसका मतलब क्या हुआ? s ऑर्बिटल. अभी बताया था
और अगर 1 हुआ तो इसका मतलब होता है बच्चों p ऑर्बिटल। क्लियर हो गया? अगर n की वैल्यू 3 है तो 0 1 2 यानी s ऑर्बिटल। 1 का मतलब है p ऑर्बिटल और 2 का मतलब है d ऑर्बिटल। समझ में आ रहा है? ये ऐसे चलता रहता है। अब क्लियर हो गया? अब फिर से पढ़ो। द सबशेल्स आर कॉल्ड अजीमुथल क्वांटम नंबर। इसकी वैल्यू 0 से n-1 तक होती है और इनको डिजाइनेटेड नाम दिया गया है SPDF। इसको भी समझ लो, यहां पर भी लिख देता हूं मैं। L सबशेल। L की वैल्यू अगर 0 है तो उसको कौन सा ऑर्बिटल नाम दिया गया है? S। L की वैल्यू अगर 1 है तो, 2 है तो, 3 है तो, 4 है तो, 5 है तो, हालांकि इसकी जरूरत हमें नहीं पड़ेगी, इतने से हमारा काम चल जाएगा। ये 0 1 2 3 कौन है? n है या l है? l की बात हो रही है अजीमुथल क्वांटम नंबर की। इसका मतलब ये हुआ l, वैल्यू ऑफ l कैन बी अ होल नंबर। ऑर्बिटल में मैंने बोला था ना कि ऑर्बिटल की शेप्स अलग अलग हो सकती हैं, तो वो यही है शेप्स SPDF। मेरी बात समझ में आ रही है? चले आगे। यहां तक की कहानी क्लियर है? और कोई पॉइंट रह तो नहीं गया? सब शेल के बारे में देख लो। ये जो क्वांटम नंबर है ये हमें ऑर्बिटल्स की शेप भी बताता है, यानी कि अजीमुथल क्वांटम नंबर tells us the shape of orbitals। ये हमें इनकी शेप भी बताता है। समझ में आ गया? ये चीज बस याद रखना, L की वैल्यू क्या होती है बच्चों? L की वैल्यू 0 से शुरू होती है, 1 2 3 और कहां तक जाती है? n-1 तक। यानी अगर आपको L फाइंड करना है तो पहले आपको n पता होना चाहिए। और ऑब्वियस सी बात है, इलेक्ट्रॉन को ढूंढने जाओगे तो पहले मेन शेल देखोगे, पहले प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ढूंढोगे, उसके बाद उसके अंदर जाके सब शेल ढूंढोगे ना। इतनी बात समझ में आ गई? चले आगे। देखो इसका तो स्क्रीनशॉट लेके कॉपी में लिख लेना सबसे पहले। इसके अलावा मैं इसको इरेज कर रहा हूं, इसी में तुम्हें कुछ और चीजें बता रहा हूं। ये सब लिख लेना, ठीक है भाई, वरना ही रह जाएगा। मैंने तुम्हें बताया था कि इसको हम लोग एंगुलर क्वांटम नंबर भी बोलते हैं, हाँ या ना? तो पक्का ही हमें एंगुलर मोमेंटम भी बताता होगा। तो यहां से एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला भी याद रखना बच्चों। एंगुलर मोमेंटम, ये एंट्रेंस एग्जाम में चीजें पूछ ली जाती हैं। देखो एनसीईआरटी में ये सब चीजें इतना डिटेल में दी नहीं हुई हैं, और एनसीईआरटी की अगर बात करें तो उसमें तो बस पैराग्राफ में लाइनें भरी हुई हैं बहुत सारी। वो लाइनें कोई नहीं पढ़ सकता, पढ़ भी लोगे तो ज्यादा समय तक याद नहीं रहेगा। और एनसीईआरटी की खास बात ये है कि इंपॉर्टेंट चीजें कहीं कोने में लिखी रहती हैं, वो आप ढूंढ नहीं पाओगे। तो इसीलिए जो मैं चीजें बता रहा हूँ पॉइंट आउट करके जो मैं लिख रहा हूँ वो इंपॉर्टेंट है, एज इट इज याद कर लो। आप कहीं भी लिख सकते हो एग्जाम में, सीबीएसई में जितना डिटेल में लिखना है लिखो, ये सारे पॉइंट बिल्कुल एज इट इज, कोई दिक्कत नहीं है। और ये जो फॉर्मूला लिख रहा हूँ ये एंट्रेंस एग्जाम वगैरह पूछा जाता है। तो एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? h/4π √L × L+1। याद रहेगा? तो जरा चेक करो, एंगुलर मोमेंटम फाइंड करने के लिए आपको क्या चाहिए? L, क्योंकि बाकी सब तो कांस्टेंट है। समझ में आ गया? ये फॉर्मूला याद रखना। और दूसरी बात बच्चों, एक बात बताओ, यहां पे n लिख देते हैं, यहां पे L लिख देते हैं, ठीक है?
बच्चों अगर n की वैल्यू 1 है तो l की वैल्यू क्या होगी? तो 0 का मतलब कौन सा वाला सबशेल है ये? s। तो ये है 1s। अब इसको मैंने 1s क्यों बोला है अभी बताता हूँ। बच्चों अगर n की वैल्यू 2 हो गई तो l की वैल्यू 0 और 1 दोनों होगी। तो 0 के लिए s ऑर्बिटल होता है, आपको याद है। तो अगेन एक और s नहीं आ जाएगा, और 1 के लिए क्या आ जाएगा? p। अब यहाँ 2s हो गए, एक तो ये वाला 0s और एक ये वाला 0s। तब आपको फर्क कैसे पता चलेगा कि ये वाला सबशेल k शेल का है और ये वाला सबशेल l शेल का है? तो इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं बच्चों? 2s एंड 2p। समझ में आ गया? अगर n की वैल्यू 3 है तो 0 1 2, इसका मतलब 3s 3p और 3d। ऐसे ही n की वैल्यू अगर 4 है तो 0 1 2 3, यानी 4s 4p 4d 4f। ये बात समझ में आ गई? अब यहां पर ये जो s p d और f शेल है ना, इन सबकी शेप अलग अलग होती है। इनकी शेप और बाकी के आगे के प्रिंसिपल क्वांटम नंबर्स हम लोग नेक्स्ट क्लास में डील करेंगे। समझ गए? तो मिलते हैं अगली क्लास में, और मैं कोशिश करूंगा अगली क्लास में ये चैप्टर खत्म हो जाए। यानी सैटरडे है ना अगली क्लास हमारी, तो इस हफ्ते हमारा ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। ठीक है? तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय श्री राम। कितने मिनट की वीडियो?